अली भैया बड़ा अरसा गायब रहे हैं ना, तो लोग बहुत गिला शिकवा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक ही सिटिंग में ना दो रिकॉर्डिंग कर लें ताकि लोगों के सारे गिले शिकवे दूर हो जाएं आपसे। ये भी ठीक है। अली भाई मौजू ये है कि ये हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लोगों ने बहुत कहा कि आप बात करें, लेकिन हम कर नहीं सके। तो मैं आप जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम्म। जो नताइज निकले हैं, उन हम्म। नताइज के पाकिस्तान के समाज और सियासत और रियासत के ऊपर क्या असरात होंगे। बड़ा लेकिन दिलचस्प। तो पहले हम उन असरात पे हैं। थोड़ा सा जरा 5 मिनट के लिए आप जरा हमारा मेमोरी फ्रेश कर दें कि हुआ क्या था। अ, इसमें जो अटैक आया है पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया की तरफ से आया फर्स्ट टाइम। हम्म। और इससे पहले आपको याद है बालाकोट वाला जो वाकया हुआ था, जी जी। पुलवामा बड़ी लंदन वाकया। वाला। जी। हम्म। अब ये जो वाकया अब हुआ है, और दोनों में काफी हद तक ममासलत है। हम्म। और दोनों के बारे में यही कहा जाता है कि फॉल्स फ्लैग, बहुत हद तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और इंडिया ने खुद करवाए। देखो, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की जो नफ्सियात है ना, उसमें बड़ा फर्क आ चुका है। हम्म। कांग्रेस के जमाने में ये फर्क इतना नहीं था। पाकिस्तान के अंदर एंटी इंडिया पॉलिटिकल स्लोगन जो थे ना, वो कभी भी अवामी तवज्जो और दिलचस्पी का बायस नहीं थे। और ये कुछ अरसे से बातें हो रही हैं, लेकिन इन बातों को संजीदा कोई नहीं लेता। ये जो गजवा हिंद वाली बातें हैं, इनको संजीदा कोई नहीं लेता। वैसे जनरली मुल्ला टाइप लोग करते रहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान स्लोगन जो है ना, वो इंडिया की अपनी नजरियाती मजबूरी भी है और कमजोरी भी है। कमजोरी इस हवाले से है कि इंडिया जो है ना, वो अपने लोगों को ये साबित करना चाहता है कि इंडिया से अलग होके कोई रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती, और ना ही वो अपने लिए कोई मकाम हासिल कर सकती है। क्योंकि इंडिया की जो अना है, या अखंड भारत या महाभारत का जो एक एक जो मिथोलॉजी है, वो टूट जाती है जैसे ही पाकिस्तान इंडिया से अलग होता है। ठीक है ना। हम्म। तो इन सब चीजों को पाकिस्तान की अलहदगी ने और उसके बाद सर्वाइवल ने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत के अंदर। जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी किसी चीज की कोई अहमियत नहीं थी। ये लोग तो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, जिस तरह भी लड़ रहे थे, जैसे भी लड़ रहे थे, वो एक अलग दास्तान है। लेकिन इंडिया के अंदर जो मोदी की हुकूमत है, खास तौर पर बीजेपी की, हम्म। इन्होंने एंटी पाकिस्तान जो स्लोगन अडॉप्ट किया है हिंदुत्व के चक्कर में, हम्म। वो समझते हैं कि हम जब कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अपने किसी मसले को, दहशतगर्दी को, कश्मीर इशू को जब पाकिस्तान से रिलेट करते हैं, तो हमें अवामी पजीराई मिलती है, और मिलती भी है। तो इसलिए वो उन्होंने इस चीज को हमेशा अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना, एफएटीएफ की पाबंदियों में जकड़ कर रखना, ये सब कुछ इंडिया ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए लोकल सतह पर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जबकि पाकिस्तान ने कुछ सालों से इस पे बड़ी मेहनत करके इन सब चीज़ों से जान जून छुड़ाई है। और जो पाकिस्तान की इक्तसादी और अंदरूनी सियासी इस वक्त फॉल्ट लाइंस हैं और जो मामलात हैं, तो गुज़श्ता कुछ अरसे से, बल्कि कुछ दिहाइयों से पाकिस्तान जो है ना, वो इंडिया के किसी भी अंदरूनी मामलात में पाकिस्तान की पॉलिसी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही कि वो मदाखलत कर। 90s की दिहाई में इन्होंने की है मदाखलत, ज़ाहिर है वो उससे पहले सारा उस जमाना है जिया के, उस दौर का। और उसके बाद जैसे ही वो मुजाहिदीन अफगानिस्तान से फारग होते हैं, आपने उनको डाइवर्ट कर दिया इधर इंडिया की तरफ। तो वो एक जमाना है। लेकिन 9/11 के बाद मुशर्रफ के जमाने में उसको भी आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने कंट्रोल किया और चीजें वापस की। खास तौर पे बॉम्बे जो अटैक हुए थे, और असेंबली में जो अटैक हुए, उसके बाद जो ताजमहल में अजमल कसाब वाला वाकया हुआ,
हम्म। उसमें तो खैर 100% पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व थे। हम्म। तो वो पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व थे। अब ये एक अलग बहस है कि जो ग्रुप्स थे वो उन्होंने वो कार्रवाई जो थी इंडिविजुअली की थी या उनको कोई सरकारी सरपरस्ती हासिल थी, उसके ऊपर खैर उस जमाने में जब पीटीए पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और उधर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, तो पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से मनमोहन सिंह की हुकूमत के साथ तावन किया था और उसके ऊपर पूरी की इन्वेस्टिगेशन करवा के और उन लोगों को सजा दिलवाई गई थी जिन लोग इस चीज में शामिल थे। तो इसलिए बज़ाहिर रियासत का अब नजर नहीं आता किसी ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर शमूलियत। लेकिन इंडिया और उसकी जो इंतहा पसंद हिंदुत्व है, उनका फिलहाल इंटरेस्ट इसी में है कि हम्म। वो किसी न किसी एडवेंचर की सूरत में पाकिस्तान को मोर्दे इल्जाम ठहरा के तो अपनी जो एक मजहबी वहाँ पे लोकल उनकी जो कम्युनिटी है उनकी हमदर्दियां हासिल कर सकें। और इस काम में अब उनको इस दफा बहरहाल नाकामी और बहुत ही जबरदस्त किस्म की नाकामी हुई है। तो मैं थोड़ा सा जरा वो जो 5-6 मई की रात जो कुछ हुआ वो ये कि पहलगाम का वाकया होता है। इंडिया उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठहराता है, और इंडिया अपने तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है। हम्म। इंडिया राफेल तैयारे यूज़ करता है, सुखोई तैयारे और मिराज। और कोई भी तैयारा जो है इंडिया का वो पाकिस्तान की हदूद में नहीं आता। पाकिस्तानी फौज को पता चल जाता है कि इंडिया के 60-70 तैयारे जो उड़ चुके हैं, तो 1-2 मिनट के या जितने भी 5-6 मिनट के डिले से ही अपने तैयारे उड़ाते हैं। और जो एयर मार्शल औरंगजेब है उसके मुताबिक कोई 120-130 तैयारे जो थे उनकी ये एक जंग होती है। इस जंग के इसके जो नताज निकले जो मतलब इस वक्त सामने है वो ये है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने 6 तैयारे मार गिराए हैं जिसके अंदर 3 राफेल शामिल हैं। ये हम्म। जेन मेरे कि राफेल जो है वो मतलब जदीद तरीन तैयारों में से है। वो जी जी। 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है वो। लेकिन हर तरह की जो जदीद टेक्नोलॉजी जो वेस्ट के पास है वो उसके अंदर लगी हुई है। और पाकिस्तान के पास उसके मुकाबले पे J-10C थे, चाइना की तरफ से तैयार करदा तैयार। पाकिस्तान का कोई त्यारा नहीं गिरता। पाकिस्तान 6 त्यारे गिराने का दावा करता है जिनमें से 3 राफेल होते हैं। एक राफेल गिराने को खुद उनका फ्रांसीसी इंटेलिजेंस का चीफ मान लेता है। इसके अलावा CNN के ऊपर अमेरिकन इंटेलिजेंस के लोग आके कहते हैं कि हाँ जी राफेल गिरे हैं। फिर अभी हाल ही में हफ्ता 10 दिन पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है मेरे ख्याल में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब, वो मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हाँ हमारे त्यारे गिरे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि त्यारे गिरे हैं, हमने अपना हम्म। टारगेट अचीव किया, हमने अपनी मिस्टेक से लर्न किया और हमने उसको दुरुस्त कर लिया। जी जी। असल मसूल जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से ये होता है कि डेसाओ जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसके शेयर गिरते हैं, चेंडोंग जो कंपनी है उसके शेयर चढ़ जाते हैं। और हकीकत क्या है वो एक अलग चीज, लेकिन जो पूरी दुनिया में परसेप्शन फैल गया वो ये कि चाइनीज उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये कमतर है, बिल्कुल कमतर नहीं बल्कि हो सकता है कि बेहतर हो। और उससे भी बढ़ के ये कि पाकिस्तान की फजाइया की एक टैक्टिकल बर्तरी सामने आई इंडिया की फजाइया के ऊपर। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो गुड्डी है वो पूरी दुनिया में चढ़ जाती है। पाकिस्तान की मतलब जय जयकार हो जाती है पाकिस्तान की। और IMF का लोन मंजूर हो जाता है। वर्ल्ड बैंक 10 साल के लिए $40 बिलियन का लोन मंजूर कर लेता है। अमेरिका जो है उसकी मदद से पाकिस्तान हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल में जो एंटी टेररिस्ट कोई कमेटी है उसका चेयरमैन बना है, और एक सिक्योरिटी काउंसिल का वो चेयरमैन बन जाता है। हम्म। अच्छा, यानी और बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में ऐसी कैफियत है कि जैसे एक जंग जीती गई है। कौम जो है वो बहुत ज्यादा जज्बे वलवले और जोश में है। हम्म। और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है, उनका फील्ड मार्शल ओहदा दिया जाता है। जो एयर मार्शल हैं बाबर जहीर सिद्धू साहब उनको मेरे ख्याल एक्सटेंशन दी गई है। हम्म। तो अब यहाँ पे ना
बड़ा मेरा आपसे ना एक दानिशवराना किस्म का सवाल है। वो ये है कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान एक जदीद रियासत हो जिसमें कानून आइन की हुक्मरानी और बालादस्ती हो, जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी हो। क्या इस फतह ने पाकिस्तान का सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जो सफर था उसको कोई जिक पहुंचाई है? देखो ना, ये किसी भी कौम के अंदर दफाई नुक्ता नजर से हम्म। आ, कामयाबी हासिल करना बहैसियत मजमुई एक फखरिया अलामत होती है, ना कि किसी एक अदारे के सर पर यह काम किया जाता है। हम्म। 1965 की जंग जब हुई थी, तब तब भी पूरा मुल्क एक डिसिप्लिन में आ गया। नेशनलिज्म अपने अरूज पे था। उससे पहले ना फिफ्टीज में, अर्ली फिफ्टीज में ऑर्नल्ड जे टॉयनबी पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने, गालबन 53 54 की बात है। तो उस वक्त पाकिस्तान ज़ाहिर है अभी नया नया आज़ाद हुआ था। हम्म। कौमियत का तस्वर इतना स्ट्रांग नहीं था। हम्म। तो टॉयनबी साहब से ना ये सवाल हुआ था कि आप हमें बताएं कि हमें अपनी कौमियत के तस्वर के लिए कौन से इकदाम करने चाहिए। तो उन्होंने तब फरमाया था कि भाई आप लोगों को एक जंग की जरूरत है, जिसके नतीजे में आप लोगों में एक कौमी यकजहती जो है वो गालिब आ जाएगी। और वो 65 की वॉर ने साबित किया कि उस जंग के नतीजे में जो डिसिप्लिन आया पाकिस्तान में, यानी एक कौमी यकजहती आ गई। अब हम्म। आगे से हुक्मरानों का काम होता है कि उस यकजहती को किस हद तक वो आगे लेके चलते हैं। अरे भाई एक मिनट थोड़ा, जब सॉरी, मैं थोड़ा सा अपना सवाल मजीद वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट बनी थी शहबाज शरीफ की, इसके ऊपर शदीद इल्जामात थे आर्मी की मुदाखलत के। हम्म। और और हमने देखा यही है कि भले आर्मी पीछे से डोरियां हिला रही हो, लेकिन अगर एक जमहूरी प्रोसेस चले तो वो सिविलियन वाला दस्ती की तरह सफर जाता है। हम्म। तो ये जो एकदम एक आर्मी को बूस्ट मिला, और आपको उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब जो थे वो भी अभी जेल में है। इमरान खान का साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो यकीनन हम एक सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ हमारा इशारा होता है। तो यकदम आर्मी को बूस्ट मिलना, तो वो मेरा सवाल था कि इस बूस्ट की वजह से क्या रियासत और समाज के ऊपर आर्मी का गलबा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? यार ये ना बड़ा अ, पेचीदा मौजू बन भी जाता है, नहीं भी बनता। हम्म। देखो ना, इस इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है, तो अमली तौर पर इमरान खान साहब जमहूरियत का इस्तारा तो नहीं है। वो इस हवाले से सिविलियन सुपरमेसी की अलामत करार दिए गए हैं। लेकिन खान साहब का अब तक की जो कैरियर है, जो पॉलिटिकल ट्रैक है, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। एक बात। दूसरी बात कि मौजूदा जो हुकूमत है, क्या ये एक फेयर इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बनी है? तो जवाब है कि नहीं, ये फेयर इलेक्शन के नतीजे में ये हुकूमत नहीं बनी। हम्म। फिर उसके बाद सवाल पैदा ये होता है कि इससे पहली हुकूमत फेयर इलेक्शन के नतीजे में बनी थी? तो जवाब है कि वो भी नहीं बनी थी। ये एक बड़ा ट्रेजिक अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे ये एक मौजू अलहदा है, लेकिन इसमें बहुत हद तक कसूर जो है वो पॉलिटिशियंस का ही है कि इन्होंने अपनी जो सिविल सुप्रीमेसी थी उसको खुद अपनी साजिशों, अपने मफादात के लिए ही इन्होंने कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया या जाया किया हो। 2014-15 तक कुछ ना कुछ लंगड़ी लूली जमहूरियत चल रही थी। जरदारी और नवाज शरीफ ने बहुत हद तक फौज को जो था वो साइड पे किया हुआ था। जरदारी साहब जो थे, उन्हीं की हुकूमत थी ना गिलानी की, जब ये बॉम्बे वाला वाकया हुआ, उसके बाद सॉरी ये अजमल कसाब वाला वाकया हुआ। तो उन्होंने उस वक्त बयान दिया कि DGISI जो था उसको इंडिया जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा लेना चाहिए। फौज नहीं मानी। उसके बाद जो जो कुछ नजरदारी साहब फौज के लिए करते रहे, तो उनके खिलाफ मेमो गेट आ जाता है। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत हुकूमत आती है,
तो इन्होंने भी ये बात की कि भाई सीरियल अल्मेडा से मेखर इन्होंने इसका जिक्र किया था कि भाई पाकिस्तान के अंदर फौज की जो मुदाखलत है हम उससे बड़े तंग हैं, और हमें तो इंडिया के साथ ताल्लुकात फौज ठीक नहीं करने देती। उसके नतीजे में डॉन लीक्स आ जाते हैं। तो इन लोगों ने तो थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन 14-15 के बाद इन लोगों को भी डीरेल करने के लिए खान साहब जिस तरीके से लॉन्च होते हैं धरने, और उसके बाद जो कोर्ट्स चलती हैं, साकब नसार की कोर्ट आ जाती है, वो एक अलग दास्तान है। तो सियासतदान ने ही सियासतदान की पीठ में झुरा घोंप के सबसे ज्यादा फौज को मौका दिया है कि वो सिविल अदारों पर अपनी बर्तरी कायम करे। अब जब एक सारा निजाम बिगड़ गया, चीजें सारी तहस नहस हो गई, और सारा पॉलिटिकल सिस्टम डीरेल हो गया, और जिस तरीके से बेहुरमती हुई है जमहूरी अदारों की, अब उसका सलूशन ये था कि आपकी जो कौम है और आपकी जो फौज है और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो किसी डिसिप्लिन में आए किसी तरीके से। अब हुआ ये है कि खान साहब जेल में है। अब मौजूदा हुकूमत या फौज जो है, उसको सरेदस्त खान साहब की जरूरत नहीं है किसी मौजू के ऊपर। यानी पाकिस्तान में सभी काम हो रहे हैं ना, आपकी हुकूमत भी चल रही है, कानून साजी भी हो रही है, फॉरेन पॉलिसी चल रही है, बैरूनी ममालिक आपको पैसे भी दे रहे हैं, सारे निजाम चल रहे हैं। सरेदस्त खान साहब की जरूरत नहीं है। तो उनको उन्होंने रेस्ट के लिए जेल में रखा हुआ है, गलत रखा है, ठीक रखा है, दिस इज अनदर टॉपिक। लेकिन अब इस सारे माहौल में पाकिस्तान की जो रियासत है उसका मफाद इसमें है कि पॉलिसीज का तसलसल हो, मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। जो भी हुकूमत जिस तरीके से भी आई है, आई आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट, मैं इन चीजों का नहीं बिल्कुल भी कायल। लेकिन रियासत की इस वक्त ये मजबूरी है कि जो भी हुकूमत इस वक्त है उसके नतीजे में रियासती पॉलिसियों में, खास तौर पर इक्तसादी मामलात में, स्टेबिलिटी जो है ना उसको बहुत अहमियत हासिल है। इस जंग के नतीजे में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की वजह से, मिलिट्री की प्लानिंग की वजह से इन्होंने अपनी बढ़तरी साबित की। और इंडिया का जो एक झूठा ख्वाब था खित्ते पे अपनी मिलिट्री माइट होने के हवाले से, अपनी एक सुप्रीमेसी होने के हवाले से, उसको इन्होंने चकनाचूर किया है। उसको दुनिया ने लेजिटिमाइज किया है, दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान की कारकर्दगी जो थी हर लिहाज से, वो सिर्फ एक्सीलेंट नहीं थी, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सीलेंट थी। और दुनिया को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान ये सब कुछ परफॉर्म करेगा। उसके नतीजे में चाहे आपकी हुकूमत 2 नंबर इलेक्शन के नतीजे में आई है, चाहे आपका जर्नैल जितना मर्जी 2 नंबर है, जो कुछ भी जैसे भी उसको पीटीआई वाले समझते हैं, इवन दो इन सब को पूरी दुनिया में पजीराई मिली है, रियासत पाकिस्तान को रिस्पेक्ट मिली है, रियासत पाकिस्तान को लेजिटिमाइज किया गया है। पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो किसी जमाने में अफगानिस्तान के बराबर था, उसको एलिवेट करके इंडिया के ऊपर कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका ने आपके साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए, उससे पहले आप किसी मंजरनामे पे नहीं थे। ट्रंप साहब जो हैं, जिनकी खातर पीटीआई के लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर खर्च किए वहां पे इनकी ओके, कैंपेन के होल्ड लिए, ओके। तो वो अलविदा, भी देखिए, वो भी इनकी तारीफ के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ये वो सब इम्पैक्ट। ठीक है, वो सब बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, मैं एक खास नुक्ता नजर आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट जो थी, ये धांधली के नतीजे में बनी, मतलब हम्म। जो एक आम परसेप्शन है, ठीक है। हम्म। और हम्म। ये फौज और कुछ सिविलियंस की मिली भगत से काम चल रहा था। हम्म। आइडियल पाकिस्तान का ख्वाब जो देखा जाता है, वो है सिविलियन बालादस्ती का, कि यहां पे सिविलियंस की बालादस्ती हो, ठीक है। होल्ड 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 योर थॉट। अब जो सिचुएशन चल रही थी इस पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से पहले, वो कुछ इस तरह से थी कि शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर से, ये पीटीआई वालों की तरफ से। हम्म। अब वो अब अगर हम एक इंतहाई नजरियाती नुक्ता नजर से देखें, तो वो ये लग रहा था कि पीटीआई वाले सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं
वो अस्करी क़यादत के साथ गठजोड़ कर रहे हैं कि जो कि आइडियली तौर पे पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। तो इस इस खास पॉइंट ऑफ व्यू से फिर होता है, एक ऐसा वाक्य होता है कि जिसमें फौज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो तो क्या वो जो एक आइडियल डायरेक्शन में पाकिस्तान जाना चाहिए, क्या मेरे ये प्रेमिसेस ठीक है कि जो पीटीआई की क्रिटिसिज्म था वो सिविलियन बालादस्ती के लिए था और हम उससे उससे हटे हैं? यार देखो अहमद, पीटीआई जो है ना वो ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, नो डाउट अबाउट इट। मेरे नजदीक सिविलियन बालादस्ती का जो उनका एक स्लोगन है ना, हम्म। वो सिर्फ अपनी लीडरशिप की रिहाई या उसके इंटरेस्ट तक वाबस्ता है। अगर किसी दूसरी पार्टी को किसी इलेक्शन में पजीराई मिलती है या उसको माजी में कोई अहमियत मिलती है तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान को सिर्फ पीटीआई की नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसको अब एकेडमिकली एक न्यूट्रल, जिसे कहते हैं ना, नुक्ता नज़र से देखने की जरूरत है। पीटीआई का अलमिया ये है कि वो रियासत से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल क्यादत के बारे में फिक्रमंद है। ठीक है, वो उनका एक अपना नुक्ता नजर है। आप देख लो कि इमरान खान की हुकूमत जब से गिरी है, पीटीआई की क्यादत जो है वो अपनी लीडरशिप से ज्यादा वफादारी का इजहार करती है। चाहे कोई आईएमएफ का प्रोग्राम है, चाहे कोई रियासत है, पाकिस्तान के मफाद की बात है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। वो रिकॉर्ड पे चीजें हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसे जब वाकयात होते हैं ना, जैसे ये मौजूदा वाकया हुआ है, अब ये पाकिस्तान की फौज या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो नहीं करवाया। ये तो एक इंडिया की तरफ से आप पे एक सिचुएशन वारद हो गई, हम्म। हम्म। आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से हम्म। हैंडल किया, आप उसमें फतह याब हुए। हम्म। मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ पीटीआई की क्यादत या पीटीआई के सपोर्टर्स की खुशनुदी के लिए हम्म। इनको मार पड़नी चाहिए थी, यानी इनको कूट पड़नी चाहिए थी? तो अगर ऐसा हो जाता कि पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्मी को बुरी तरीके से मार पड़ती और ये लोग इंडिया के हाथों, मोदी के हाथों जलीलो ख्वार हुए थे, शिकस्त इनको मिल जाती, हम्म। तो क्या ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो हैसियत है, ये हम्म। उसके मफाद में जाता? हम जब कभी रियासत पाकिस्तान की बात करेंगे ना, तो हम्म। उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की क्यादत या उसके जो असरात या उसके जो फायदे हैं या उसके जो मफादात हैं उसकी नज़र से नहीं देखेंगे। हम पाकिस्तान की रियासत को एज अ होल एक इंटरनेशनल पावर और दुनिया के अंदर उसके मकाम के हवाले से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसको इस वक्त जो दुनिया में पजीराई हासिल हुई है, बहुत सालों बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान की रियासत को कोई ना कोई रिस्पेक्ट मिली है। हाँ, अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई एंड इमरान खान, ये इनकी पार्टी का अब काम है कि वो किस तरह अपने आप को एक क्राइसिस से निकालकर पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। देखो, जब आप क्राइसिस में होते हो ना, देन यू आर इन ए क्राइसिस। आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि आपके हाथ में कुछ चीज है। सियासतदान का काम ये होता है कि वो किस तरीके से ब्रिज बनाता है और एक क्राइसिस से निकलता है। पॉलिटिशियन का काम ये नहीं है कि अपने आप को क्राइसिस में डाल दे। खान साहब जो है वो, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसकी पार्टी लीडरशिप को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वी आर इन ए क्राइसिस, तो हमें इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। तो अपने आप को इस क्राइसिस से निकालें, निगोशिएट करें, पॉलिटिकल पार्टी से अपना रिलेशनशिप बनाएं। जहां तक मैंने देखा है, खान साहब जो हैं वो तो किसी पॉलिटिकल सिस्टम से जब इक़्तिदार में थे, जब अपोजिशन में थे, जब क्राइसिस में थे,
वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से मैंने इमरान खान को बात करते नहीं देखा। वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मेरा मतलब, बेटे जी नहीं देने के लिए तैयार। तो ये सब चीजें जो हैं, इस माइंडसेट के साथ आप कभी भी एक पूरी रियासत के नुमाइंदा नहीं हो सकते, वो भी ऐसी रियासत जिसके अंदर इतने कल्चर हैं, 4 सूबे हैं, दर्जनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई मजाहब हैं, कई फिरके हैं। तो ऐसे मुल्क और ऐसे कल्चर के अंदर आप एक फाशिस्ट और एक इस तरह डिक्टोरियल माइंडसेट के साथ तो नहीं रह सकते। आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो फौज है, चाहे बाकी रियासती ताकतें हैं, उनके साथ निगोशिएशन करने के लिए थोड़ा सा ऊपर से नीचे आना पड़ता है। यू आर इन ए क्राइसिस नाउ, आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नहीं बैठे हुए। तो ये बात दुरुस्त है कि जब ऐसे वाकयात होते हैं तो फौज की गुड्डी चढ़ गई है। जनरल साहब जो है फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। आपके जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, आपके जो जहाज हैं, आपके जो स्किल्स हैं, वो दुनिया ने एडमिट कर रही है। वो दुनिया अब कह रही है, या ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, इंग्लैंड कह रहा है, फ्रांस कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हमें मलबा दो राफेल का। हमने उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि पाकिस्तानियों ने उससे किया क्या है। तो मेरे नजदीक तो दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। हम्म। यानी सिविलियन सुपरमेसी, मैं ये तो नहीं इसको कहूंगा कि 4 बंदे जो हैं वो फाशिस्ट किस्म की अप्रोच लेके तो मेरे पे हुकूमत करना शुरू हो जाए, तो उसको मैं सिविलियन सुपरमेसी कहूँ। सिविलियन सुपरमेसी का मामला ही कुछ और होता है। उसका ताल्लुक सिर्फ एक आदमी के डिक्टेटर माइंडसेट से नहीं होता। सिविलियन सुपरमेसी इस मुल्क में उसी सूरत में हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे के मैंडेट के एहतराम के लिए एजेंडा तय करें, एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, फिर इलेक्शन लड़ें, गैर जमहूरी ताकतों से सपोर्ट हासिल ना करें, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके नतीजे में मैंडेट हासिल करती है उसका एहतराम करें, उसके खिलाफ धरनों से, उसके खिलाफ हड़तालों से और प्रोपोगंडे से परहेज करें। जब इन पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडों में, अपने मंशूर में, अपने से मुखालिफ पार्टियों के सियासी पॉलिटिकल राइट्स की जो एक अहमियत है उसको एक्सेप्ट करने का ज़र्फ हासिल हो जाएगा, तब इस मुल्क में सिविलियन और पॉलिटिकल सुपरमेसी जो है वो उसका फरोग हो सकता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे खाली एक फौज का अदारा जो है, अगर आपके अंदर खला रहेगा, अगर आपके अंदर डिफरेंसेस रहेंगे, तो फिर गैर जमहूरी ताकतें उसको फिल करेंगी ना आके। तो अगर आप में ये सब कुछ नहीं होगा, और अगर आप में स्ट्रेंथ होगी, अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम पर, डेमोक्रेसी पर, इन चीज़ों पे बिलीव करेंगे, शॉर्टकट्स को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फौज की क्या अहमियत है, फौज की क्या हिम्मत है कि आपके अंदर वो दरार डाल सके या आपके अंदर गैप में आके अपने लिए कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। तो इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि अपने लिए रास्ता खुद ही बनाए। शुक्रिया अली भाई। बस मेरा इस मामले में यही सवाल था, और टाइम थोड़ा थोड़ा कम है, तो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज।